आज का क्वेश्चन है दोस्तों कि अम्ल और क्षारक यानी भस्म, अम्ल किसे कहते हैं और भस्म किसे कहते हैं, या अम्ल को परिभाषित कीजिए, या अम्ल की आधुनिक अवधारणा दीजिए, या भस्म की या क्षार की। बस क्षारक को ही हम भस्म भी कहते हैं और क्षार भी कहते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर तो क्षारक की परिभाषा पूछे चाहे भस्म की परिभाषा पूछे, हम जो भी परिभाषा पढ़ेंगे आज आधुनिक पढ़ेंगे। आधुनिक में जो परिभाषा इसकी होती है, आधुनिक अवधारणा कहें चाहे आधुनिक परिभाषा कहें, या हम पढ़ेंगे अम्ल की भी आधुनिक अवधारणा और क्षारक की भी हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक अवधारणा, जिसमें हम लोग देखेंगे तो अम्ल की परिभाषा दो लोग दिए थे, एक का नाम था आर्हेनियस और दूसरे थे ब्रांस्टेड लोरी। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि आर्हेनियस ने क्या दिया था सिद्धांत। तो उसको हम दो अम्ल की धारणा है, आपको जब भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि अम्ल की आधुनिक अवधारणा दीजिए या क्षारक की आधुनिक अवधारणा दीजिए, तो आप कोई परिभाषा, दोनों में से कोई परिभाषा जो आपको आ रही होगी वो लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों जो परिभाषा हम बताएंगे आर्हेनियस द्वारा बताई गई परिभाषा और ब्रांस्टेड लोरी के द्वारा बताई गई परिभाषा, दोनों भी क्या है, आधुनिक परिभाषा ही हैं, आधुनिक संकल्पना ही हैं, या आधुनिक अवधारणा हम कह लें, ठीक है। तो इन दोनों में जो परिभाषा आपको आएगी आसानी पूर्वक उसको आप लिख लेंगे परीक्षा में, ठीक है। और इस पर जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे अम्ल और क्षारक से, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो पहला देखिए, अम्ल किसे कहते हैं। तो पहले चलते हैं, जो आर्हेनियस दिए थे सिद्धांत अम्ल के लिए, उसको हम आयनन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, या क्षारक के लिए दिए थे, यानी अम्ल क्षार के लिए जो भी उदाहरण दिए थे आर्हेनियस, उसको हम कहते हैं आयनन सिद्धांत के नाम से। और ब्रांस्टेड लोरी जो परिभाषा दिए थे अम्ल और क्षार के लिए, उसको हम कहते हैं प्रोटॉन संकल्पना, क्योंकि इन्होंने अपने वर्ड में प्रोटॉन का उपयोग किया, इन्होंने आयन का उपयोग किया, इसलिए उसको बोलते हैं आयनन सिद्धांत। आइए परिभाषा देखते हैं लोग परीक्षा में कैसे लिखेंगे आधुनिक अवधारणा। तो यहाँ पर होता है, हम कह सकते हैं आर्हेनियस के अनुसार या आधुनिक अवधारणा के अनुसार। आप आर्हेनियस लिखिए परीक्षा में, चाहे कोई भी वर्ड, बस आप ये भी लिख सकते हैं कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि अम्ल यानी आधुनिक अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं या उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए तो HCl है, HCl देखें तो यहाँ पर H+ में Cl- टूटेगा तो हो जाएगा H+ और यहाँ पर Cl-। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा है, इसको तोड़ेंगे तो H+ में और NO3- में, ठीक है, H+ में और NO3- में। तो यहाँ पर देखें तो H+ और यहाँ पर NO3-, तो आप देख पा रहे हैं कि H+ आयन दे रहा है। तो जो पदार्थ जल में घोलने पर, या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ मतलब कि हाइड्रोजन आयन, तो जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो CH3COO- टूटेगा, यानी कि CH3COO- और यहाँ से क्या है H+, ठीक है। तो जब भी परिभाषा पूछे आपसे अम्ल की आधुनिक अवधारणा, तो हम बिल्कुल सिंपल लिख सकते हैं आधुनिक अवधारणा यही है। आप सीधे क्या कहेंगे परीक्षा में कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या त्यागते हैं अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल पूछ देगा तो यहाँ पर हमने 1 2 3 एग्जाम्पल लिया। पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, ठीक है, 3 एग्जाम्पल, जिसमें से और कह देगा प्रबल अम्ल का नाम लिखिए। तो ऊपर के जो 2 ठो हैं ये प्रबल अम्ल हैं, और जो नीचे का एक ठो दिखाई दे रहा है एसिटिक अम्ल, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो प्रबल अम्ल 2 ठो ऊपर है, मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होते हैं। और जो एसिटिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, वो सभी क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे कि क्षारक या भस्म की आधुनिक अवधारणा दीजिए, चाहे आधुनिक परिभाषा दीजिए, या किसे कहते हैं, चाहे क्या होता है, कुछ भी पूछ दे आपसे, है ना, तो परिभाषा में कही देंगे। अम्ल की पूछे तो ये वाली और क्षार को दे पूछे तो ये वाली, या नीचे वाली परिभाषा भी दे सकते हैं, कोई एक देना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि क्षारक हम किसे कहेंगे या भस्म किसे कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ, परिभाषा सुनिए इसकी, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH-, इसको बोलते हैं यहाँ से हाइड्रोक्सी आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं अम्ल का क्षारक कहलाते हैं या भस्म कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं कि आधुनिक अवधारणा के अनुसार, आधुनिक अवधारणा के अनुसार क्षारक या भस्म वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर यहाँ पर, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। जब इसको हम तोड़ेंगे, जल में घोलेंगे, तो आप अभी पढ़े हैं कि जो पदार्थ जल में घोलने पर OH माइनस आयन देगा उसे हम भस्म या क्षारक कहेंगे। तो यहाँ पर हाई दोनों जो हैं ऊपर के, ये प्रबल हैं, प्रबल क्षारक। ठीक उसी प्रकार जैसे उधर प्रबल अम्ल थे, तो ये दोनों प्रबल क्षारक हैं। हाई जो है दुर्बल क्षारक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसको तोड़ेंगे, टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में। ठीक उस प्रकार इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। आप बीच में प्लस लगाते रहिएगा, ठीक है, बीच में, क्योंकि जब दो ठो कंपाउंड को तोड़ते हैं तो पता होना चाहिए कि दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है। तो टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर OH माइनस निकल रहा है, यहाँ पर भी OH माइनस निकल रहा है। और जिस पदार्थ को जल में घोलने पर OH माइनस निकलेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? भस्म और क्षार कहलाएगा। किसके अनुसार? आधुनिक अवधारणा के अनुसार। यहाँ पर देखिए, इसको तोड़ेंगे तो NH4 प्लस और OH माइनस, तो NH4 प्लस और यहाँ से हो जाएगा OH माइनस। ठीक है। तो यहाँ पर ये दुर्बल क्षारक हो गया, ये दोनों प्रबल क्षारक हो गए। आधुनिक अवधारणा हो चुकी। इतना लिखेंगे परीक्षा आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन हम दो परिभाषा आपको बता दे रहे हैं जो आपको लिखना होगा। अगर कभी कभी नाम से आता है कि आयनन सिद्धांत क्या होता है, चाहे आर्यन सिद्धांत के अनुसार बताइए कि अम्ल क्षारक क्या होते हैं। ठीक, तो लिख दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ब्रांस्टेड लोरी और प्रोटॉन के बारे में, संकल्पना के बारे में। तीनों ने भी वही का बताया था, बस सिंपल सा उन्होंने क्या कह दिया था। एग्जाम्पल हमने सेम लिया यहाँ पर, ऊपर वाले प्रबल और यहाँ पर नीचे वाला दुर्बल। ठीक है। एस्टिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा था, लोरी ने कहा था, हम कह सकते हैं ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार या फिर प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। फिर सुनिए, वे पदार्थ, यानी कि हमें भी कर सकते हैं, परिभाषा कैसे लिख सकते हैं, बस मुद्दा क्या होता है कि जलीय विलयन में जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल कहलाएगा। और यहाँ पर क्या था, जलीय विलयन में जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा, जलीय विलयन में जो OH माइनस आयन देगा वो भस्म कहलाएगा। और यहाँ पर क्या है, जलीय विलयन में जो प्रोटॉन देगा वो अम्ल कहलाएगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षारक कहलाएगा। प्रोटॉन संकल्पना के अनुसार चाहे ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, इधर परिभाषा अम्ल की पूरी है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन त्यागते हैं या देते हैं। ठीक। दूसरा है ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं या भस्म वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इनके अनुसार भी परिभाषा आसान है। जलीय विलयन में जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जलीय विलयन में जो पदार्थ प्रोटॉन तो जलीय विलयन में जो पदार्थ प्रोटॉन त्यागते हैं, देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ प्रोटॉन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भस्म या क्षारक कहते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ पर टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ टूटेगा, अभी तोड़े थे हम लोग, तो CH3COO माइनस में और H प्लस में। ठीक है। यहाँ से तो आप देख पा रहे हैं आगे पीछे कोई खास मतलब नहीं है। तो जो H प्लस आयन है यहाँ पर, इसी को ब्रांस्टेड लोरी ने क्या कहा है? प्रोटॉन कहा है, क्योंकि ये प्रोटॉन के बराबर होता है, धन आवेश भी होता है। ठीक है। तो सेम परिभाषा दोनों की सेम ही है, बस फर्क क्या है यहाँ पर अम्ल वाले में कि ये H प्लस आयन उसको कह रहे हैं और ये ब्रांस्टेड लोरी जो है इसी को प्रोटॉन कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो पदार्थ जल में घोलने पर H प्लस आयन देगा उसे अम्ल कहेंगे, और हाई कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन देगा उसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक, समझ में आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर हम H प्लस को प्रोटॉन कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बात है प्रोटॉन ग्रहण करने की, तो जो प्रोटॉन देगा जलीय विलयन में अम्ल कहलाएगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा, लेगा, वो क्या कहलाएगा? क्षारक कहलाएगा या भस्म कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो आप किसको प्रोटॉन कह रहे थे? H प्लस को। तो यहाँ से अगर एगो H प्लस यह ले लेगा, एगो H प्लस ले लेगा, तो CH3COO और एक क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो और H प्लस आ रहा है, तो H प्लस और माइनस क्या खत्म हो जाएगा? H प्लस से प्लस H का प्लस और इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो मान की आवेश खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3COO और क्या आ रहा है? H आ रहा है, तो हो जाएगा CH3COOH, फिर बन गया एस्टिक अम्ल, और यहाँ पर H 3 गो था, 3 गो में से एगो खत्म हो गया, बचा कितना? 2 गो, तो बनेगा यहाँ पर H2O। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए OH माइनस है,
एगो प्लस वाला H प्लस अगर एगो आ जाएगा तो प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा H2O। तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देखिए H2, दो ठो H और एक ठो O, और यहाँ पर 3 गो था, 3 गो में से एगो प्लस आ गया इसके पास ये वाला, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर क्या बनेगा H2O। तो सिंपल सा याद रखिएगा, आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन देगा क्या करेगा, अम्ल कहलाएगा, और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा लेगा वो क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछे परिभाषा में दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछ दे कि अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, और क्षारक की अम्ल, उल्टा पूछेगा, अम्ल की क्षारकता होता है और क्षारक की अम्लीयता होता है। तो अम्ल की क्षारकता पूछेगा तो किसी भी अम्ल में से जितना H प्लस आयन निकलेगा वही उसकी क्षारकता कही जाएगी। अगर HCl में से एक H प्लस आयन निकल रहा है तो HCl की क्षारकता कितनी जाएगी, एक ठो। अगर HNO3 में से खाली एक H निकल रहा है, देख रहे एक ही निकल रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसकी क्षारकता एक हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्षारक की अम्लीयता होता है, तो पूछ दे इसकी कितनी अम्लीयता होगी, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें से एक ही OH माइनस आयन निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पर H प्लस आयन निकल रहा है, वहाँ पर OH माइनस आयन, तो किसी भी अम्ल में से जितना H प्लस आयन निकलेगा उसी की संख्या को हम कहेंगे उस अम्ल की क्षारकता, और किसी भी क्षार में से जितना OH माइनस आयन निकलेगा उसको हम कहेंगे क्षारक की अम्लीयता। ठीक है, तो इसमें से एक OH निकल रहा है तो एक क्षारकता एक हो जाएगी, इसमें से भी एक OH माइनस निकल रहा है तो क्षारकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर हम लोग देखें तो उदासीनीकरण का मतलब ये होता है उदासीन करना। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आपसे पूछे उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो सीधे बता देंगे आप लोग कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रियाएं करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। या हम सीधे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो है हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक, और यहाँ पर हम ले लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो दोनों क्रिया कराएंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से जो है कि Na और Cl बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि Na पे होता है प्लस आवेश, Cl पे होता है माइनस आवेश, तो NaCl बनेगा और बचेगा क्या, H2O, दो ठो H और एक ठो O बचेगा। तो यहाँ पर NaCl और यहाँ पर H, दो ठो और एक ठो O, यानी कि NaCl और यहाँ पर H2O। तो ये आप जानते हैं कि ये जल है और ये जो है NaCl नमक क्या होता है, लवण होता है, और ये जो NaOH है ये क्षारक है। क्षारक है क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देगा वो क्षारक कहलाएगा, और जो H प्लस आयन देगा वो अम्ल कहलाएगा। तो ये क्या है, अम्ल है। तो आप ये भी कर सकते हैं, सिंपल एकदम आसान हो गया यहाँ से, कि जब अम्ल और क्षारक या क्षार जो भी उपयोग करिए वर्ड, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, मतलब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो लवण और जल का निर्माण होता है। फिर सुनिए, अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर सुनिए, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जब इसी क्रिया से कराते हैं तो हाई और हाउ बनता है, उसको हाउ कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, सिंपल सा। और हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, सूचक किसे कहते हैं, सूचक क्या होता है। तो सूचक में एग्जाम्पल लेकर हम लोग तो एक एग्जाम्पल द्वारा समझा रहे हैं। देखिए, जो यहाँ पर हल्दी है, जब हल्दी पर हम गिराएंगे किसी अम्ल को तो उस हल्दी का रंग पीला हो जाएगा, और जब उस हल्दी पर किसी क्षारक को हम गिराएंगे तो उसका रंग लाल भूरा हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं कि जो पदार्थ है अम्ल में एक रंग दे रहा है और क्षारक में दूसरा रंग। तो परिभाषा तैयार हो गई आपकी कि वे पदार्थ जो अम्ल में एक रंग तथा क्षारक में दूसरा रंग देते हैं, या वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग प्रदान करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा, वे पदार्थ जिनका उपयोग, फिर से सुनिए, वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान के लिए करते हैं उन्हें सूचक कहते हैं। ठीक, या वे पदार्थ जिनका उपयोग अम्ल और क्षार की पहचान के लिए करते हैं सूचक कहलाते हैं। सिंपल सा आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर
अगर आपसे पूछेगा एग्जाम्पल, सूचक तो हो गया, परिभाषा, एग्जाम्पल पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 एग्जाम्पल लिया हमने, 6 में से कोई ले सकते हैं एग्जाम्पल परीक्षा में। अगर एग्जाम्पल खाली न परिभाषा न इसका उपयोग, खाली बस एग्जाम्पल, जो नाम है लिटमस पेपर बस ले लीजिएगा। हल्दी ले लीजिएगा एग्जाम्पल में, फिनाप्थलीन ले लीजिएगा, मेथिल रेड ले लीजिएगा, कोनो एग्जाम्पल ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखें, अगर आपसे ये पूछ दे उसी में कि अम्ल और क्षार पर सूचक का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम इसको थोड़ा डिफाइन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नीला लिटमस पेपर है, नीला लिटमस पेपर है, तो उस पर अगर हम किसी अम्ल को गिराएंगे तो इस नीले पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन जब क्षारक पर गिराएंगे, यानी नीले लिटमस पेपर पर क्षारक गिराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्षार की बात करें तो अब देखिए यहाँ पर, जब लाल लिटमस पेपर लेंगे हम, लिटमस पेपर जो होता है ये लाइकेन से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा वर्ग का एक लाइकेन होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म पौधा होता है, उसी से प्राप्त होता है लिटमस पेपर, ठीक। किससे, लाइकेन से, लाइकेन नामक पौधे से, लाइकेन नामक पौधे से। और लाइकेन जो होता है प्रदूषण का सूचक होता है। किस प्रदूषण का, तो जल प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम लाल लिटमस पेपर लेते हैं और उस पर गिराते हैं हम किसी अम्ल को, तो हाँ ठीक है, अम्ल को जब गिराएंगे लाल वाले पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसी लाल लिटमस पेपर पर हम गिराएंगे क्षार, तो लाल है पेपर तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। और हल्दी का उपयोग करेंगे तो हल्दी अम्लीय विलयन में पीला हो जाएगी और क्षारीय विलयन में लाल भूरा हो जाएगी। अब इसमें देखें फिनाल्थलीन में, तो इसमें आपको याद नहीं करना है, तो ये प्राकृतिक थे जो प्रकृति में हमको मिल जाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त होते हैं। हल्दी प्राकृतिक है, लाइकेन जो पौधा है वो भी क्या प्राकृतिक है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर है जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं ये संश्लेषित हैं। तो ये संश्लेषित सूचक कौन कौन से हैं, तो कोई एग्जाम्पल लिख लिएगा इसमें से, मतलब कि जो लैब में बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फिनाप्थलीन पहला है। तो इसमें आपको याद नहीं रखना है कि कौन कौन सा किस में रंग देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा फिरगू, फिरगू मतलब यहाँ से है, फिरगू मतलब फी से फिनाप्थलीन, और र मतलब रंगहीन, क्या हो जाएगा, र मतलब रंगहीन, और गु मतलब गुलाबी। र मतलब रंगहीन हो जाएगा और गु मतलब क्या हो जाएगा, गु मतलब गुलाबी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुलाबी, ठीक। ठीक उस यानी हम कह सकते हैं कि जो फिनाप्थलीन होता है अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। मेथिल की बात करें तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, मेलापी, मेलापी, मे मतलब मेथिल रेड, ला मतलब लाल, अपी मतलब पीला। तो जो मेथिल रेड होगा वो लाल हो जाएगा किसमें, अम्ल में, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और क्षारीय में क्या हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज है, याद नहीं रखना है, मेलानी याद रखिएगा, क्या रखिएगा, मेलानी, मेलानी, मेलानी मतलब में से मेथिल ऑरेंज, और ला मतलब लाल, और नी मतलब नीला, यानी कि ला मतलब लाल और नी मतलब नीला, ठीक है। यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि जो फिनाप्थलीन होता है अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। जो मेथिल रेड होता है, मेथिल रेड होता है वह अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है, ठीक। जो मेथिल ऑरेंज होता है वो अम्लीय विलयन में लाल और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है, ठीक है। तो सूचक का प्रभाव खत्म हो गया, सूचक खत्म हो गया, ठीक है, बिल्कुल खत्म, सूचक हो गया, समझ में आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सूचक है संश्लेषित हो चाहे कोई भी हो, तो अम्लीय विलयन में एक रंग, क्षारीय विलयन में दूसरा रंग दे रहा है। तो हम सीधे परिभाषा कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। और हम लोग पीएच मान पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो बताया था आप लोगों को पीएच मान के लिए कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लवगण को हम क्या कहते हैं, उसका पीएच मान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब निकालेंगे पीएच मान, प्रश्न कभी ऐसा जाता है, प्रश्न कभी ऐसे दिया रहेगा किसी यहाँ से कि यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है, यानी सांद्रता इतनी है,
तो बताइए कि उसका pH मान कितना होगा चाहे क्या होगा, इस तरह से प्रश्न आता है। और कुछ एग्जाम्पल हम रखे हैं यहाँ पर pH मान के लिए, इनको याद रखिएगा आप लोग कि आंसू और रक्त जो खून होता है और रुधिर होता है उसका pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। और हम बताया था आप लोगों को जिसका pH मान 7 से अधिक वो क्षारीय, जिसका 7 से कम वो अम्ल, जिसका 7 उसका उदासीन। ठीक है, तो इसका 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। लार का pH मान 6.8 से 6.9 होता है तो कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। जल का pH मान 7 होता है, 7 मतलब उदासीन होता है। नींबू का pH मान कितना होता है, 2.5 होता है। सिरका का pH मान कितना होता है, 2.5 से 3.4। और मूत्र का कितना होता है, 6.0 होता है। तो कुछ pH मान आप याद रखेंगे इस तरह से। नेक्स्ट टाइम चलते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया यहाँ से कि किसी विलयन का pH मान, अगर अब देखिए कह रहा है कि यदि किसी विलयन में H+ आयन का सांद्रण इतना है मोल प्रति लीटर है तो pH मान बताइए। कुछ भी दिया रहा है यहाँ पर कितना हो दिया रहा है, सीधे 10⁻⁻9 दिया रहे, या फिर 10⁻⁻6 दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, मोल दिया रहे, मोल प्रति लीटर दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, कोई देखना नहीं है। अगर ऑप्शन में है, अगर ऑप्शन वाला प्रश्न है, ट्रिक मानना आपको है, तो जो घात होगी वही उसका आंसर होगी, लेकिन किस में, प्लस में। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और किस में, प्लस में। तो जिस ऑप्शन में आपको 7 रहेगा उसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये मान दे दिया गया है 10⁻⁻9 कर दिया है, एक का मतलब कुछ है नहीं, एक का गुणा कर उतना ही रहेगा। तो इसका मान अगर पूछे इसका pH मान कितना होगा तो सीधे कुछ मत करिएगा, जिस ऑप्शन में 9 आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस में, प्लस लिखा नहीं रहेगा इसके आगे, ठीक है, बस सीधे 9 वो उत्तर सही होगा। इसका कितना हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा। अगर निकालने की बात करेगा तो आप जानते हैं यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो देखिए ये सूत्र हमारा क्या है, सूत्र है H+ बराबर 10⁻⁻⁻ pH। इसी पे हम रखेंगे। तो H+ का मान कितना दिया है आपको, देखिए कह रहा है H+ का सांद्रण इतना है, तो लिख दीजिए 1 × 10⁻⁻7 है, बराबर क्या होता है, 10⁻⁻ pH होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म, 10 से 10 खत्म, pH बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। pH बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, बिल्कुल देखिए, फिर से देखिए यहाँ से। अगर हम निकालने की बात होगा तो हम निकाल लेंगे, अगर ऑप्शन में रहेगा तो जो घात रहेगी ऊपर की वही आंसर होगी और प्लस में होगी। ठीक, अब देखिए इसी को पूछा गया है, मान लेते हैं कि 6 पूछा गया, मान लिया यहाँ पर दे दिया 6, कह दिया कि 6 मोल प्रति लीटर है, तो निकालिए इसका pH मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सूत्र हमारा क्या है, H+ बराबर है 10⁻⁻ pH है। अब H+ का मान आपको कितना दे दिया गया है, 1 × 10⁻6 मोल प्रति लीटर दे दिया गया है। समझ में आ रहा है, 1 × 10⁻6 दिया है, किसका मान, H+ का मान, कह रहा है H+ का सांद्रण या सांद्रता इतनी है। ठीक, कह रहा है pH मान ज्ञात कीजिए। अब सूत्र में क्या है हमारा, इसका मान इतना दे दिया गया है, 10⁻⁻ क्या है, pH है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, चलिए हम खत्म कर चलते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, आई 10 से कम 10 है ना होता है, तो आई 10 से 10 कैंसिल। अब बचा क्या, pH बराबर 6, किस में, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, pH बराबर 6। आप काट कर सही सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।